जंगलों की खामोशी तब टूटी जब बिरसा मुंडा ने विद्रोह का शंखनाद किया। जी हाँ दोस्तों, आज हम मुंडा विद्रोह के बारे में बात करेंगे। मैं अमरीश सिन्हा, अड्डा 24/7 CSF में आपका स्वागत है। हम आज दोस्तों मुंडा विद्रोह के कारण, इसका क्षेत्र क्या था, इसका परिणाम कहां कहां तक पहुंचा और इससे क्या आउटपुट हम भारतीयों को मिला, उसके बारे में जानेंगे। ये देखिए मुंडा विद्रोह। ये दोस्तों 1895 से 99 ईस्वी में हुआ था। और जो इसका पीक पॉइंट आप बोल सकते हैं, सर्वोच्च या चरमोत्कर्ष वर्ष था 1899 ईस्वी में। दोस्तों बिरसा मुंडा के द्वारा इस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह कहा जाता है। उलगुलान का मतलब ही होता है महान क्रांति, इसीलिए इस क्रांति को कहीं कहीं जगह महान क्रांति भी कहा जाता है। मुंडा विद्रोह। दोस्तों इसका कारण क्या था और इसका परिणाम क्या हुआ, ये भी देखेंगे। और ब्रिटिश शासन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसको भी देखेंगे। और सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में क्या सुधार हुआ इस आंदोलन के बाद, इस विद्रोह के बाद, उसको भी देख ही लेंगे। क्योंकि ये जितना पीटी के लिए महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा ये मेंस के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि बीपीएससी मेंस में हर 2 या 3 साल में ये क्वेश्चन एक बार आता ही है। और लमसम पहले तो 38 नंबर का ये क्वेश्चन आता था, पर अब आयोग धीरे धीरे इस क्वेश्चन को सॉर्ट कर रहा है। आइए देखते हैं। दोस्तों मुंडा विद्रोह की शुरुआत बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था, जो कि समय है आपका 1895 से 99 ईस्वी। और जो क्षेत्र था दोस्तों, वो छोटा नागपुर का क्षेत्र था, जो रांची, सिंहभूम, मानभूम भी आप बोल सकते हैं। मानभूम का क्षेत्र था। और ये आप जैसे आपका हो गया ये बिहार, झारखंड, ये आपका बिहार, झारखंड और बंगाल का ये आपका हो गया। और इसी क्षेत्र में हुआ था, इसी क्षेत्र में ये आंदोलन हुआ था। और इस आंदोलन को उलगुलान विद्रोह कहा जाता है, जिसका मतलब होता है महान क्रांति। और दोस्तों ये ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण के विरोध में हुए जनजातीय विद्रोह का सबसे उच्चतम चरण मुंडा विद्रोह के रूप में उत्पन्न हुआ। कहने का मतलब है इससे पहले भी जनजातियों के द्वारा विद्रोह किया गया था, पर इतना बड़ा विद्रोह और इस विद्रोह से जो परिणाम हुआ बहुत बड़ी मात्रा में, वो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। और ब्रिटिश के द्वारा जो शोषण किया गया था, उसको हम निम्न तीन स्तंभ से देख सकते हैं। और इस विद्रोह का कारण भी यही स्तंभ है। विद्रोह का 3 स्तंभ यही था। जैसे कि आप आर्थिक विध्वंस, जैसे कि मुंडा का जो क्षेत्र था रांची, मानभूम, उस क्षेत्र में जो आर्थिक विध्वंस हुआ उसको भी देखेंगे। वहीं प्रशासनिक अन्याय और सामाजिक हस्तक्षेप, इसको हम डिटेल में देखेंगे। दोस्तों
अंग्रेज के द्वारा 1793 ईस्वी में, एक आप नया स्लाइड से देख सकते हैं, अंग्रेज के द्वारा 1793 ईस्वी में एक कानून लाया गया, कानून लाया गया। कानून लाया गया जिसको बोला जाता था अस्थाई बंदोबस्त। और दोस्तों इसके तहत था क्या कि जो जमीन था, जमीन का तो वास्तविक मालिक किसान था, पर किसान के क्षेत्र पर मान के चलिए किसान का खेत है और इस खेत को अंग्रेज के द्वारा जमींदार को दे दिया गया। जमींदार को दिया जाना, ये भी कारण था। अब मान के चलिए जमीन मेरा है और इस पर अधिकार कोई तीसरा आदमी का होगा तो ऑटोमेटिक है कि मेरे मन में उसके प्रति एक द्वेष तो पैदा होगा ही ना। अब अंग्रेज यही करते थे कि जो शहरी क्षेत्र था भूमि और ग्रामीण क्षेत्र था, उस क्षेत्र में तो पहले वो ये कानून लागू कर ही दिए थे। अब वो चाहते थे क्या कि जो दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां भी जाके हम अस्थायी बंदोबस्त लागू करें ताकि उससे अंग्रेज को बहुत अधिक मात्रा में फायदा हो। काहे कि जंगली क्षेत्र से भी बहुत अधिक मात्रा में उसको बहुत बहुमूल्य लकड़ी वगैरह सब और वहां से कोयला वगैरह भी प्राप्त कर सकते थे। ये हो गया आपका अस्थायी बंदोबस्त। वही उच्च लगान दर, दोस्तों ये अस्थायी बंदोबस्त ऐसा था कि इसमें जो है ना कुल मिला के 10% ही किसान के पास बचता था, 90% अंग्रेज ही ले जाया करते थे और वो 90% में जमींदार और वो खुद बांटा करते थे। उसके बाद हो गया झूम कृषि। अब आप कमेंट में बताइए कि झूम कृषि क्या होता है, और यदि नहीं जानते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं झूम कृषि क्या होता है। तो दोस्तों झूम कृषि ऐसा होता है कि मान के चलिए कि ये जंगल है और यहां मान के चलिए ये आपका ये मुंडा का आपका घर हो गया। यहाँ इस घर में मुंडा रह रहे हैं। इस तरह ये मुंडा का घर है, समझे, और ये जंगल है, मान के चलिए ये जंगल है। तो वो करते थे क्या कि ये जंगल का जो जंगल को सफाई करके जंगल को जलाकर या काटकर इस क्षेत्र को समतल बना दिया करते थे। और इससे उनको दो फायदा होता था। एक फायदा ये होता था कि उनको कृषि के लिए पर्याप्त मात्रा में जमीन मिल जाता था, वहीं खाना पकाने के लिए लकड़ी, पर्याप्त मात्रा में लकड़ी भी मिल जाता था। पर्याप्त मात्रा में उनको लकड़ी भी मिल जाता था खाना पकाने के लिए। तो पहले वो यही इसी व्यवस्था को झूम कृषि कहा जाता है कि
जंगली क्षेत्र को काट के उस जगह पे कृषि करना, जैसे कि यहाँ कृषि कर रहे हैं, ये जंगली क्षेत्र है, इसको साफ करके इस जगह कृषि करना, और वही जो वहाँ जो लकड़ी वगैरह है उसको घर में लाके अपना जो घर में अनाज वगैरह है उसको पका के खाना। और दूसरी जगह ये था कि वहां मान के चलिए कृषि हो गया, अब यहाँ का जमीन बंजर हो गया, तो कहीं दूसरा जगह जंगल है, वहां जाके वो जंगल को सफाई करके वहां भी कृषि क्या करते थे। पर हुआ क्या कि कुछ समय इसी झूम कृषि को अंग्रेज के द्वारा बंद करवा दिया गया। अंग्रेज ने बंद करवा दिया। जिससे संथालों के मन में एक आक्रोश पैदा हो गया। उसके बाद सामूहिक जनजाति और खुंटकट्टी का पतन। दोस्तों, जिस तरह झूम कृषि था उसी तरह खुंटकट्टी व्यवस्था भी था कि एक खूंट में, जैसे कि ये आपका कोई बोला जाता है ना, ये आपका खूंट हो गया, और इसी खूंट में जितना भी वहां का स्थानीय लोग है उसको बांध के रखना, बांध कर रखना। इसी व्यवस्था को मुंडा लोग खुंटकट्टी व्यवस्था कहते थे। खुंटकट्टी व्यवस्था कहते थे। और ये व्यवस्था भी उनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां वो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। ये तो आपका आर्थिक कारण हो गया। वहां प्रशासनिक अन्याय का मतलब क्या है? ब्रिटिश द्वारा स्थापित न्याय। कहने का मतलब है अब ये जो ब्रिटिश लोग हैं, अब जहां मुंडा का क्षेत्र था, जैसे कि रांची, मानभूप, अब वहां जाएंगे, वहां अपना पुलिस व्यवस्था कायम करेंगे और उस क्षेत्र में जो अंग्रेज का पुलिस था उसको भेजेंगे। जबकि पहले मुंडा ऐसा नहीं करते थे, वो स्थानीय लोग में ही किसी एक को चुन लेते थे, पुलिस, दरोगा या फिर जो भी है, अपने हिसाब से वो अपना ही स्थानीय प्रशासन चलाना चाहते थे। जबकि अंग्रेज जो है वहां जाके अपना सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। जैसे पुलिस हो गया, सैन्य व्यवस्थाओं के द्वारा जनजातीय शोषण को बढ़ावा दिया। और दोस्तों, पुलिस के द्वारा वहां का जो जनजातीय क्षेत्र था या जनजाति लोग था, उन पर उत्पीड़न भी किया जाता था, जबरन कुछ भी, जैसे कि कुछ गलत काम करना, वहां का किसी के पास अधिक मात्रा में धन है तो उसका धन को ले लेना, जबरन पुलिस के द्वारा किसी को जबरन पुलिस थाने में लेके जाना, उसके साथ मारपीट करना, ये सब भी एक आम बात था उसके समय में। उसके बाद सामाजिक या धार्मिक हस्तक्षेप में बात करें तो इसमें था क्या? सामाजिक या धार्मिक क्षेत्र में दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा अब वहां जनजातियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के लिए फोर्स करता था कि नहीं, आप यदि ईसाई धर्म में आ जाते हैं तो आपको बहुत मात्रा में हम धन देंगे। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण यही था। और उसी में एक व्यक्ति निकल के आया जिसका नाम था बिरसा मुंडा, और उन्होंने ये सब पूरा उत्पीड़न देखा और वो इस उत्पीड़न को सह नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने ये विद्रोह किया। और जिस समाज में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था उस समाज का नाम था मुंडा समाज, इसीलिए बिरसा का नाम बिरसा मुंडा पड़ा। यदि आप भी जानते हैं इसके बारे में तो कमेंट कर सकते हैं। एक स्लाइड लेके उनका बिरसा मुंडा का जीवनी देख लेते हैं। उसका उनके बिरसा मुंडा, दोस्तों इनके पिता का नाम था सुगना मुंडा, माता करनी हाथी, इसका माता का नाम था। और इनका जन्म जो हुआ था 1875 ईस्वी में।
15 नवंबर। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। और ये इनका शिक्षा दीक्षा ईसाई कॉलेज में ही, ईसाई स्कूल में ही हुआ था। ईसाई स्कूल में ही हुआ था शिक्षा दीक्षा। इनका शिक्षा दीक्षा ईसाई स्कूल में ही हुआ था। और वहां बिरसा मुंडा ने ये देखा कि अंग्रेज तो हम सब के बारे में गलत ही बोल रहे हैं, अपना भारत का जो संस्कृत है, उसके संस्कृति है, सभ्यता है, उसके बारे में ये तो अंग्रेज गलत ही हम सबको सिखा रहे हैं। और स्कूल से ही उनके मन में ये बात उत्पन्न होने लगा कि हम यहाँ से निकलेंगे और अंग्रेज के खिलाफ एक महान आंदोलन शुरू करेंगे। अब बिरसा मुंडा ने निकला, बिरसा मुंडा सोचे कि नहीं अब तो हमको विद्रोह करना ही है। और उनका विद्रोह का जो शुरुआत हुआ इस टाइप से हुआ। और उनका जो नीति में भी एक नया टाइप का परिवर्तन देखा जा सकता है। देखिए उन्होंने अपनी जो ये नीति शुरू की, इस नीति, ये दोहरी नीति था। एक आंतरिक सुधार, उन्होंने पहले अपने जो स्थानीय लोग थे उनको भी सुधारने का प्रयास किया। वहीं राजनीतिक विद्रोह, यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने विद्रोह किया ही, पर अपना पहले आंतरिक सुधार भी उन्होंने देखा कि कहने का मतलब है पहले हम अपने आप में सुधार लाएंगे तब तो दूसरे को जाकर बोलेंगे हाँ आप सही बनिए। तो मुंडा ने पहले खुद को या फिर अपने साथ जो लोग थे उनको सुधारने का प्रयास किए। और पहले उन्होंने जब वहां स्कूल गए थे, जिस स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की थी, वहां उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिए थे। ईसाई धर्म अपना लिए थे। ईसाई धर्म उन्होंने अपना लिए थे। पर जब वो इस युद्ध में आए तो उनके बाद फिर उन्होंने वैष्णव धर्म की दीक्षा ली। और जिस गुरु से उन्होंने दीक्षा लिया था उस गुरु का नाम था आनंद पांडे। गुरु का नाम आनंद पांडे था। उसके बाद आत्म सुधार, मतलब कि अपने आप में पहले सुधार करने का कोशिश की कि हाँ आखिर मेरे अंदर क्या क्या बुराई है वो भी तो पहले देख लेता, और वो बुराई को सही करना है, अपने आप में उसको सुधार करना है। उसके बाद उन्होंने मांस त्याग दिया। पहले वो मांस वगैरह, मांस मदिरा खाते थे, पीते थे, पर जब वो इस आंदोलन में आए तो इस आंदोलन के बाद मांस मदिरा सब छोड़ दिए। देखिए यहां लिखा हुआ है मांस मदिरा का त्याग। और महिलाओं की स्थिति में सुधार, कहने का मतलब है उस समय, जिस समय बिरसा मुंडा ने इस आंदोलन की शुरुआत की तो मुंडा बाहुल क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति बहुत गिरी हुई समझी जाती थी। पर जब मुंडा इस विद्रोह में आए उसके बाद महिलाओं की स्थिति में भी सुधार किए। और जैसे कि विधवा विवाह इस टाइप का जो प्रचलन था उसका भी कुछ समय तक बिरसा मुंडा ने विद्रोह किया था और विरोध भी किया था। उसके बाद उनके द्वारा बहुदेववाद की जगह सिंह बोंगा का अवतार माना जाता है। कहने का मतलब सिंह बोंगा का बात कहा जाता है। तो आखिर सिंह बोंगा का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि हम बहुत सारे देवता को मानने के बजाय किसी एक देवता को माने, और इसी को वो एकेश्वरवाद कहते हैं। और एकेश्वरवाद की स्थापना उस क्षेत्र में बिरसा मुंडा के द्वारा ही किया गया था। उसके बाद स्वयं को ईश्वरीय अवतार बताया और खुद को धरती का आबा घोषित किया। कहने का मतलब है अपने आप को उन्होंने धरती का आबा घोषित किया। और धरती का आबा का मतलब ये होता है दोस्तों, धरती का आबा, धरती का तो मतलब धरती होता ही है, पर आवा का मतलब दोस्तों संथाल क्षेत्र में पिता होता है। आबा का मतलब पिता,
और धरती का पिता के रूप में हम उनका बिरसा मुंडा का मानना था कि धरती का पिता के रूप में रह के हम इस धरती को बचाएंगे अंग्रेज से। इसीलिए उन्होंने खुद को धरती का आबा घोषित किया। देखिए यहां है ना, धरती का आबा घोषित किया। और उन्होंने उनको साम्राज्य के द्वारा यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में क्या क्या चुनौती मिली, ये भी एक बार हम देख लेते हैं। ये देखिए उनको जो चुनौती मिला था, ब्रिटिश शासन को अंतरिक्ष दौरों में अवरोध माना जाना। और दोस्तों ये मुंडा बिरसा मुंडा आपस का जो क्षेत्र था, यहाँ जो सुधार वो किए थे, उस सुधार को ब्रिटिश शासन ने गलत ठहराया, आंतरिक सुधार को गलत ठहराया और अपना जो आधुनिक स्वशासन व्यवस्था था ये मुंडा क्षेत्र में यानी कि रांची से मानभूमि क्षेत्र में थोपना चाहते थे। वहीं लक्ष्य ब्रिटिश शासन की समाप्ति और स्थानीय मुंडा के राज्य की स्थापना। दोस्तों वहीं उनका बिरसा मुंडा का ये लक्ष्य था कि ब्रिटिश शासन की सामाजिक और स्थानीय मुंडा राज्य की स्थापना करना। कहने का मतलब है जो मुंडा राज वो अंग्रेज सब बंद कर दिए थे, अस्थायी बंदोबस्त के तहत उसको हम बंद करेंगे। और तीसरा ये राजनीतिक विद्रोह था कि संगठन निर्माण और परंपरागत हथियारों का एकत्रीकरण। कहने का मतलब था उनके पास तो आधुनिक हथियार था ही नहीं, फिर भी वो चाहते थे जो हमारे पास परंपरागत हथियार है उसी को एकजुट करके हम अंग्रेज के खिलाफ लड़ेंगे। उसके बाद देखिए चरम बिंदु हुआ क्या दोस्तों कि कुछ समय तो वो आपस में अंग्रेज और संथा मुंडा लड़ते रहे, पर एक बार ये लामबंदी का मतलब होता है एकजुट। लामबंदी का मतलब होता है एकजुट। एकजुट दोस्तों एक दिन वो मध्य रात में जो मुंडा थे 6000 मुंडा हथियार लेकर अपना एक संगठन का निर्माण किए और उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध का शंखनाद कर दिया। देखिए शंखनाद 1899 ईस्वी में क्रिसमस के रात्रि के दिन ब्रिटिश केंद्रों पर सबसे गंभीर हमला और सैकड़ों ब्रिटिश मारे गए। कहने का मतलब है क्रिसमस के रात में उन्होंने अंग्रेज पर धावा बोल दिया और जब उन्होंने धावा बोला तो अंग्रेज सब के पास भी तो हथियार था ही, पर अचानक तो वो नहीं हथियार डायरेक्ट ले सकते हैं। और इसी के बीच में मुंडा ने वहां का जो स्थान में उस क्षेत्र में जो ब्रिटिश के द्वारा पुलिस आया था या फिर बाहरी लोग वहां आए थे उन पर हमला किया और उस हमला में लगभग सैकड़ों लोग मारे गए दोस्तों। पर कुछ समय के बाद ये मान के चलिए अब अंग्रेज के पास बहुत बड़ी मात्रा में सेना थी और आधुनिक हथियार था और वहीं मुंडा के पास उस टाइप का कुछ नहीं था, वो परंपरागत हथियार से ही लड़ रहे थे। और इसका परिणाम ये हुआ दोस्तों कि 1900 ईस्वी में मुंडा विद्रोह का दमन कर दिया गया और 1900 में ही 3 जनवरी 1900 ईस्वी को मुंडा पकड़ा गए। ब्रिटिश पुलिस ने बिरसा मुंडा को पकड़ लिया और दोस्तों बिरसा मुंडा को जेल में डाल दिया। दोस्तों जब बिरसा मुंडा जेल में चले गए तो धीरे धीरे ये क्रांति थमने लगी और धीरे धीरे अपने समाप्ति की ओर जाने लगी। पर दोस्तों जैसे कि बोला जाता है ना कि यदि कहीं किसी का अंत होता है तो उसके बाद भी कुछ न कुछ उसका परिणाम होता है। उसी तरह दोस्तों बिरसा मुंडा के द्वारा जो मुंडा विद्रोह किया गया था जिसे आप उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं, इसका अंत तो हुआ पर दोस्तों
इसका कुछ न कुछ परिणाम भी आया, और परिणाम दोस्तों बहुत बड़ी मात्रा में आया। आप इसको इस चित्र से आप देख सकते हैं। इस चित्र से आप देख सकते हैं दोस्तों। उस क्षेत्र में देखिए कितना बढ़िया यह चित्र है। आप इससे वो उस समय को आप रिलेट करके देखिए कि एक तो वो जंगली क्षेत्र है, वहां एक आदिवासी टाइप का लोग रहता है, वहां वो जंगल में रहते हैं, अपने जंगली व्यवस्था के तहत आपस में मिलजुल के रहते हैं। और ये अंग्रेज वहां जाता है, वहां का स्थानीय जो परंपरा था उसको समाप्त कर देता है। स्थानीय परंपरा को अंग्रेज के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। और दोस्तों इसी के विरोध में यह आंदोलन हुआ था। और दोस्तों उलगुलान या फिर मुंडा विद्रोह का परिणाम यह हुआ दोस्तों कि ये एक अधिनियम आया जिसे हम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कहते हैं। ये अधिनियम 1908 ईस्वी में आया था। और इसके तहत देखिए ये व्यवस्था क्या गया कि दोस्तों उस क्षेत्र में खुटकट्टी व्यवस्था को पुनः लागू कर दिया गया। वहीं दूसरा ये हुआ कि खूंटी एवं गुमला को अनुमंडल घोषित कर दिया गया। कहने का मतलब है उस क्षेत्र को मुंडा जनजाति के लिए ही छोड़ दिया गया और एक अलग अनुमंडल घोषित कर दिया गया। तीसरा नंबर यह था दोस्तों कि बेगारी प्रथा को समाप्त कर दिया जाना। यदि आप सब में किसी को मालूम है कि बेगारी व्यवस्था क्या होता है या फिर बेगारी प्रथा क्या होता है तो कमेंट में बताएं, और नहीं जानते हैं तो कमेंट में भी बताएं कि हम नहीं जानते हैं, हम आपको बताएंगे। दोस्तों बेगारी का मतलब ये होता है कि बिना पैसा दिए आपसे काम करवाना। कहने का मतलब है आपसे हम मजदूरी तो करवा रहे हैं पर इसके बदले में हम आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, और यदि पैसा मांगने के लिए आप आते हैं तो हम आपको जेल में डाल देते हैं। इसी को बोला जाता है बेगारी। उसके बाद धर्मांतरण पर कुछ प्रतिबंध लगाया गया। कहने का मतलब है जो उस समय ईसाई धर्म में परिवर्तन करने के लिए अंग्रेज के द्वारा फोर्स किया गया था, उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा कमी आई। कहने का मतलब है अब उस तरह तो नहीं हो सकता है, काहे कि शासन तो अंग्रेज का ही था, वो जिस तरह चाहेंगे उसी तरह करेंगे। पर दोस्तों इस अधिनियम के तहत कुछ कमी उसमें आई और धर्मांतरण पर कुछ प्रतिबंध लगाया गया। उसके बाद दोस्तों ये पूरा आंदोलन का या फिर विद्रोह का आप निष्कर्ष यदि देखिएगा तो आप इस तरह देख सकते हैं। निष्कर्ष एक चिरस्थायी विरासत। दोस्तों इससे ये हुआ कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह सबसे सशक्त एवं व्यापक जनजातीय विद्रोह था। कहने का मतलब है दोस्तों जनजातीय विद्रोह तो बहुत हुआ था, इससे पहले भी और इसके बाद भी होगा, पर इतनी बड़ी मात्रा में और इतना बड़ी मात्रा में सुधार इसी आंदोलन के थ्रू किया गया था दोस्तों। इसलिए इस विद्रोह को उलगुलान का मतलब होता है महान। इस विद्रोह को महान विद्रोह कहा जाता है, अर्थात महान विद्रोह की संज्ञा दी जाती है इस विद्रोह को। और दोस्तों अब वहां जो मुंडा जाति का जो लोग थे उनको अपने माटी के प्रति, अपनी आस्था के प्रति और अपने स्वतंत्रता के प्रति एक जागरूकता का अनुभव हुआ कि हाँ अब हम अपने माटी के लिए खून दे सकते हैं तो अंग्रेज का खून ले भी सकते हैं। वहीं दूसरा आपका आस्था का भी बात में इसी तरह हो जाता है। और तीसरा स्वतंत्रता का बात हुआ तो दोस्तों स्वतंत्रता तो उसको उस तरह नहीं मिला, पर कुछ हद तक उनको मिला, उसके लिए एक अलग क्षेत्र घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। बताएं कमेंट में कि ये कक्षा आपको कैसी लगी, और आगे की कक्षा दोस्तों आगे की क्लास में होगी। धन्यवाद।